गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने इसके पहले आपको ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जो था वो पढ़ाया था। सो आज मैं उसको आगे बढ़ाते हुए आपको हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ या पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे एक फ़ोटो आपको दिया हुआ है। फ्रेडरिक सरियू जो है एक चित्रकार थे, जिन्होंने इस चित्र के माध्यम से अलग अलग देशों के लोगों द्वारा प्रतिनिधि करने के बारे में इस चित्र में उन्होंने अंकित किया है। मैं जब पढ़ूंगा तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए देखिए, बुरा 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सरियू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। ठीक है, फ्रेडरिक सरियू जो थे एक फ्रांसीसी कलाकार थे, जिन्होंने 1848 में एक 4 चित्रों का एक श्रृंखला जो थी वो तैयार की थी। और इस श्रृंखला के अंदर उन्होंने ये प्रयास किया था, एक ऐसे संसार रचने का सपना देखा था जो कि किस चीज़ पे आधारित था, तो सामाजिक गणतंत्र और जनतांत्रिक पे। पूरा इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। इसमें जो सबसे आगे की जो पंक्ति में जो श्रृंखला दिखाई गई है, पहली श्रृंखला, उसमें अमेरिका के स्त्री और पुरुष जो थे, जो कि सारी उम्र और सभी सामाजिक वर्गों से संबंधित थे, वो लोग एक मतलब आगे बढ़ते हुए एक स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए एक उन्होंने स्टैचू तैयार किया था जो कि स्वतंत्रता पर आधारित था या उससे संबंधित था, और उसकी वंदना करते हुए आगे जा रहे थे। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। मरियान, इसके पहले आपने 9th क्लास में भी देखा था। ठीक है, तो इस तरह से वो एक देश को एक नारी का रूप देते थे और उसकी वंदना करते थे। हो रहा है कि यहाँ भी ज्ञानोदय की मसाल को पहचान सकते हैं, जो उसके साथ उसके एक हाथ में है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र। यहाँ पे एक देखिए, अब आपका प्रतिमा दिखाई दे रहा है, जिसमें एक हाथ में देखिए यहाँ पे मसाल दिखाई दे रहा है और एक हाथ में लोगों के अधिकारों की सूची दिखाई दे रही है। हो रहा है कि प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। शरीयों के कल्पनादर्श में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूहों में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं। वो रहा है कि सरयू जो थे, जिन्होंने एक ऐसी दुनिया कल्पना दर्श दुनिया को बनाने का के बारे में सोचा था, जो जिसके अंदर अलग अलग समूह के लोग जो थे बटे हुए थे, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती थी। यानी उसके अंदर जो भी लोग थे, उसकी पहचान जो थी वो उनके कपड़ों से या तो उनके राष्ट्रीय पोशाक से की जा सकती थी। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। फ्रांस, जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, प्रतिमा के पास अभी भी पहुंचा है। उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं, जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हुए। इसे बता रहे सबसे आगे आपको अमेरिका और स्विट्जरलैंड के अलग अलग समूह से संबंधित लोग जो हैं वो शामिल थे। और उसके बाद फ्रांस जो है वो एक क्रांतिकारी तिरंगा से हम पहचान सकते हैं कि वो फ्रांस के लोग थे। इसके अलावा जो प्रतिमा के पास जो अभी अभी पहुँचे हैं, वो फ्रांसीसी
लोग थे, ठीक है, और ठीक फ्रांसीसी लोग के पीछे जर्मनी के लोग जो थे वो काला, लाल और सुनहरा झंडा जो था वो थामे हुए थे। ये दिलचस्प है कि जिस समय सरयू ने ये छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। जो झंडा वे थामे हुए थे वो 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। इसमें एक दिलचस्प बात आपको ये बता रहा है कि जिस समय सरयू ने ये चित्र जो था बनाया था या निर्मित किया था, उस समय तक जर्मन जो लोग जो थे वो संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं थे, बल्कि 1848 में उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। यानी ऐसे लोग जिन्होंने लाल, काला और सुनहरा झंडा थामा हुआ था, वैसा नहीं था कि वो लोग राष्ट्र राज्य का हिस्सा थे, बल्कि 1848 में उदारवादी उम्मीदों के अभिव्यक्ति से संबंधित थे, जो कि जर्मन भाषी रियासतों को के एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य से संबंधित रखते थे। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, दो सिसिलियों की राजशाही, लामबार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग शामिल थे। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नजरें जमाए हुए हैं। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। इसके अलावा आपको बता रहे हैं कि ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी के अलावा उसमें और भी बहुत से देश थे जो इस पंक्ति में पीछे थे, इस पंक्ति में आगे मतलब पीछे की ओर खड़े हुए थे। और ऊपर की ओर चित्रकार जो है ऊपर की ओर जो है स्वर्ग से वो लोग ईसा मसीह, संत और फरिश्ते को इस चित्र के अंदर दर्शा रहे हैं, जो इन लोगों पे फूल बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सरयू ने चित्र एक में की थी। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के वंशीय वंशीय अंततः यूरोप में बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ था। इस अध्याय में आप ऐसे कई सारे विषय जो उठाए जाएंगे जो कि सरयू के चित्र से संबंधित है। और इसके अलावा 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभर के सामने आया था यूरोप में, जिसने निरंकुश व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, एक राष्ट्र राज्य का निर्माण किया था। ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिससे स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी। यानी जो क्षेत्र था उस क्षेत्र पर किसी एक ही केंद्रीय शक्ति का अधिकार था। लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसमें उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान की भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। राष्ट्र राज्य एक ऐसा राज्य जिसमें रहने वाले लोगों की खुद की अपनी पहचान हो। ठीक है, बोल रहा है कि साझेपन की यह भावना अनंत काल से नहीं थी। ये संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। यह अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए थे। चलिए, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, यहाँ से आपका चैप्टर जो है शुरू हो रहा है। इसके पहले आपको ये बताया गया कि राष्ट्र राज्य का निर्माण किस तरह से हुआ, राष्ट्र राज्य में लोगों ने अपनी पहचान जो थी वो किस तरह स्थापित की, किस तरह से फ्रेडरिक सरयू के चित्र के माध्यम से, जो कि बाद में चलकर जितने इसमें इस लेसन में जो घटनाएं उठाई गई है
वो सारी चीज़ जो है वो सरयू के, जो सरयू ने अपने चित्र में दर्शाने का प्रयास किया था, उससे संबंधित है। चलिए, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। अगर राष्ट्रवाद कि अगर हम लोग पहली, अगर इसके बारे में जो फर्स्ट जो सोच जो था, विचार जो था, अगर कहीं से वो उत्पन्न हुआ था तो वो उत्पन्न हुआ था 1789 में, जब फ्रांस में क्रांति हुई थी। वहीं से इस शब्द का शुरुआत जो था, जो मतलब इसकी शब्द की, या इस शब्द की के क्या अर्थ थे, इसके बारे में लोगों को पता चला था। जैसा कि आपको याद होगा कि 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसमें संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। हम लोग इसके पहले भी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, ठीक है। लुई 16 के बारे में आपने पढ़ा था, ठीक है। तो वही बता रहा आपको कि एक बड़ा सा क्षेत्र था, एक विशाल क्षेत्र था जिसपे एक निरंकुश शासक का अधिकार था। जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव, बोल रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। फ्रांसीसी क्रांति जो कि 1789 में शुरू हुआ था, इस क्रांति के बाद जो प्रभुसत्ता जो थी, यानी सत्ता पे एक अधिकार जो था, जो कि पहले राजतंत्र के हाथ में था, अब इस क्रांति के बाद राजतंत्र से अधिकार जो थे वो निकलकर आम लोगों के हाथों में चले गए थे। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नियति तय करेंगे। और क्रांति के बाद जो क्रांति हुई थी उसमें यह घोषणा की गई कि अब जो है एक राष्ट्र का निर्माण जो है वो लोगों के द्वारा होगा, और राष्ट्र कैसा होगा इसको तय करने का अधिकार जो होगा वो लोगों के हाथ में होगा। बुरा शुरू से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। अगर हम लोग देखें फ्रांसीसी क्रांति को, तो हम देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति में शुरू से ही ऐसे कई सारे कदम उठाए गए थे जिससे कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों की अलग पहचान बन सके। जैसे पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। ध्यान रखिएगा, ये आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है कि फ्रांसीसी क्रांति के अंदर कौन कौन से कदम जो थे वो उठाए गए थे। तो सबसे पहला बता रहा आपका पितृभूमि और नागरिक, ठीक है। दूसरा, एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया जिसने पहले के राष्ट्र ध्वज की जगह ली थी। तीसरा, स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। यानी पहला, पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों पर ज़्यादा बल दिया गया। दूसरा, एक अलग तरह का फ्रांसीसी झंडा को अपनाया गया। तीसरा, जो चुनाव पहले स्टेट जनरल के द्वारा कराई जाती थी, अब उस चुनाव को सक्रिय नागरिकों के द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम नेशनल असेंबली रख दिया गया। इसके अलावा नई स्तुति रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान किया गया और ये सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। इसके अलावा कई नई स्तुतियाँ जो थी वो रचित की गई, शपथ ली गई और शहीदों का गुणगान किया जाने लगा। और ये सारा काम जो था एक राष्ट्र राज्य के नाम पर होता था। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून जो थे वो बनाए गए। इसके अलावा फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू किया गया जिसका मुख्य काम था कि उस भूक्षेत्र में रहने वाले सारे नागरिकों के लिए समान कानून बनाना।
आंतरिक आयात निर्यात शुल्क जो थे वो समाप्त कर दिए गए। यानी देश के अंदर जो टैक्स वसूला जाता था आयात पर या निर्यात पर, उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था जो थी वो लागू की गई थी। ठीक है। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। यानी बता रहा है कि 1789 में जब फ्रांस में क्रांति हुई थी तो उस क्रांति के बाद एक अलग ही पहचान जो थी फ्रांस को दी गई, एक राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया। उसके अंदर जो था पहले जो चुनाव नेशनल स्टेट जनरल के द्वारा कराई जाती थी, अब उस चुनाव में नागरिकों को पूर्ण अधिकार दिया गया जिससे कि वो अपने शासक को चुन सके। इसके अलावा आयात निर्यात कर जो था वो पूरी तरह से ख़त्म कर दी गई। नई स्तुतियाँ, शहीदों का गुणगान करना, शहीदों का गुणगान करना, ठीक है। इसके अलावा आपका एक मापने और भार और मापने की एक समान व्यवस्था को लागू करना आदि, ये सब बदलाव जो थे वो एक राष्ट्र के नाम पे की जा रही थी। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि पूरे देश के अंदर क्षेत्रीय भाषा को हतोत्साहित कर कर केवल एक भाषा फ्रेंच भाषा को ज़्यादा प्रोत्साहित किया गया। क्रांतिकारियों ने ये भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का ये भाग्य और लक्ष्य था कि वो यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। इसके अलावा क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा किया था कि उनका एकमात्र लक्ष्य क्या था कि वो यूरोप के लोगों को निरंकुश शासन व्यवस्था से मुक्त कराए। बोल रहा है कि दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा। दूसरे शब्दों हम लोग कह सकते हैं कि ये जो क्रांतिकारी लोग जो थे ये यूरोप के दूसरे लोगों को एक राष्ट्र में गठित होने में वो मदद करेंगे। यानी एक ऐसा राष्ट्र जहाँ पर सारा अधिकार जो है वो लोगों के हाथ में हो। जब फ्रांस की घटनाएं की खबर यूरोप में विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा नए शिक्षित मध्य वर्ग के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। जैसे जैसे फ्रांस की घटनाओं की खबर जो थी दूसरे शहरों में पहुंची तो वहाँ के जितने भी शिक्षित और छात्र मध्य वर्ग के लोग जो थे उन्होंने अपना क्लब बनाना शुरू कर दिया और इन क्लबों में सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रसिद्ध क्लब था तो वो था जैकोबिन क्लब। बोल रहा है कि 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाके में घुसी थी। बोल रहा है कि ये क्लब जो थी इसके स्थापना के बाद इसकी जो गतिविधि जो थी वो धीरे धीरे वो दूसरे शहर या दूसरे देशों में धीरे धीरे उनका प्रभाव जो था वो बढ़ता जा रहा था। बुरा क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। बुरा कि नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया वहाँ उसने एक ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। बुरा कि नेपोलियन जिसने कुछ समय के लिए फ्रांस जो कि फ्रांस का सम्राट बना था उसने अपने विशाल क्षेत्र पे ऐसे कई सारे कानून बनाए थे, कई सारे ऐसे सुधार किए थे जिसकी शुरुआत जो थी वो पहले ही की जा चुकी थी, पहले ही की जा चुकी थी। बुरा की शुरुआत पहले ही शुरू की जा चुकी थी। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहाँ प्रजातंत्र को नष्ट किया था। मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। ये बता रहा आपका कि नेपोलियन जो था जो कि कुछ समय के लिए फ्रांस का सम्राट भी बना था और उसने दोबारा से राजतंत्र को स्थापित किया था, प्रजातंत्र को उसने पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। परंतु प्रजातंत्र के लाने के बावजूद भी उसने कई सारे ऐसे वर्क किए थे, कैसे काम किए थे प्रशासनिक क्षेत्र में जो मतलब काफ़ी अच्छा माना जाता है।
बोल रहा है कि 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, नेपोलियन नागरिक संहिता, जो उसने कुछ नियम्स जो थे नागरिकों के लिए बनाए थे, जिसे उसके द्वारा किए गए काम को सराहा भी गया था। ये ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। और एक आपका जो मैंने आपको पितृभूमि और नागरिक और अलग तरह का झंडा के बारे में जो टॉपिक पढ़ाया है, वो दोनों टॉपिक जो है वो एग्ज़ाम के पर्पस से काफ़ी इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। इसलिए इन दोनों टॉपिक को आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। बोला कि 1804 में नेपोलियन द्वारा एक संहिता, नागरिक संहिता बनाई गई, कानून बनाया गया, जिसे नेपोलियन के संहिता के नाम से जाना जाता है। इसमें सबसे पहला काम जो था, जन्म पर आधारित विशेष अधिकार जो थे वो समाप्त कर दिए गए थे। आप इससे पहले 9th क्लास में भी जानते हैं कि प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोगों को टैक्स ना देने का अधिकार जो था वो जन्म से ही प्राप्त था। तो उसने इस अधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। इसके अलावा उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, जन्म पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिए, कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। और ये जो कानून जो थे वैसे जगहों पे भी लागू किए गए जिस जगह पे फ्रांसीसियों का अधिकार था, यानी दूसरे देशों में भी, यानी जहाँ जहाँ फ्रांसीसी सेनाओं या फ्रांसीसी सरकार का, सम्राट का अधिकार था, उन क्षेत्रों में भी नेपोलियन की संहिता को लागू किया गया। बुरा है कि डच, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। इसके अलावा सामंती व्यवस्था को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया और किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्क जो था, जो उनको देना पड़ता था, उससे उनको मुक्त करा दिया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपति ने नई नई मिली आज़ादी चखी। उद्योगपति और ख़ास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक ये समझने लगे कि एक समान कानून मानक भार तथा नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तु और पूंजी का आवागमन जो है वो सहूलियत होगी। ठीक है, तो आज इतना ही रहने दीजिए, अगले टॉपिक में आपको इसके आगे पढ़ाऊँगा। ठीक है, थैंक यू।